नमस्कार। पिछली बार हम लोग यहाँ रुके थे जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि अंडमान में जो सुनामी आई तो पहले क्या हुआ और उसके बाद तो पहले लोगों ने समझा कि ये नॉर्मल फ्लडिंग है, लेकिन वो फ्लडिंग बेसिकली जो था वो सबसिडेंस की वजह से था, टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन की वजह से था। और उसके बाद जो वेव आई तो उसमें, और ये भी मैंने बताया था कि निकोबार में, कार निकोबार में बेसिकली, तो जो वहाँ के सैनिक थे और ऑफिसर थे उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि पहले पूरा 1 किलोमीटर तक पूरा जो दरिया था वो पीछे चला गया, फिर उसके बाद वेव आई। और लास्ट हम लोग यहाँ रुके थे जिसमें मैं बता रहा था कि वेव की हाइट जो यहाँ पे थी करीब-करीब 7 मीटर तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर की छत यहाँ पे जो है ये पूरी उड़ी हुई है, लेकिन 7 मीटर से डेफ़िनेटली ज़्यादा की हाइट रही होगी, तो हमारा अंदाज़ा है कि करीब-करीब 10 मीटर की रही होगी। और चीज़ें भी इसमें जानते हैं जो कि लोगों को समझ नहीं थी इसकी, इस वजह से जानें ज़्यादा गईं यहाँ पे, नहीं तो कुछ लोग बच सकते थे यहाँ। और जो बचे, जिन्होंने बात की हमारे साथ, जो सर्वाइवर्स थे, तो उन्होंने ये किया कि वो हायर ग्राउंड्स पे चले गए, भाग गए वहाँ से, भागते हुए वो अपनी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके ऊँचाई वाले इलाके पे चले गए, तो वो बचे थे करके। लेकिन जो लोग जो यहाँ पे आगे कुछ स्लाइड है उसमें बात करूँगा मैं, तो वो फँसे रह गए इसमें और वो उन्होंने अपना मतलब वो बह गए इसी के साथ, सुनामी के साथ। अब ये ग्राउंड फ्लोर की तस्वीर है जिसमें अगर आप देखेंगे कि वाटर मार्क लगा हुआ है, तो वो अंदाज़ा आपको देगा कि कितना ये था। तो ये करीब 600 मीटर तक अंदर इसका इनलैंड पूरा रन अप था, और अंदर तक हाइट है 600 मीटर से ज़्यादा था करके, क्योंकि तो उस पे भी मैं बात करता हूँ। तो ये, लेकिन ये घर जो है ये करीब 600 मीटर के आसपास था, और यहाँ पे जो इनंडेशन हुआ था वो करीब-करीब आपका 3.5 मीटर का था। जो पानी रुका कुछ समय रुका, उसकी वजह से जो वाटर मार्क जो आप देख रहे हैं, ये वाटर मार्क है यहाँ पे। तो ये वाटर मार्क ये इंडिकेट करते हैं, जिस तरह से हमने पहले बताया था आपको कि हम लोग रन अप की जो अ, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उसमें वाटर मार्क्स भी देखते हैं हम लोग करके। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। तो ये आपका ये वाटर मार्क है, करीब-करीब 3.5 मीटर की हाइट है ये वाली। तो इतना तो इनंडेशन था, मतलब आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान कि मतलब पूरे घर में छत तक पूरा पानी भरा हुआ है तो वो कहाँ जाएगा करके। ये थोड़ी-सी दर्दनाक कहानी है यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि हमारे आगे ये जवान चल रहे हैं, ये बच गए थे और ये हर घर पे जाके अपनी किस्सा सुनाते थे कि क्या हुआ करके। सो एयरफोर्स स्टेशन है जैसे मैंने कहा, तो जो पहली वेव आई, जो इनंडेशन आया, जो सबसिडेंस की वजह से हुआ, और जो उन्होंने समझा कि ये लोकल फ्लडिंग है, तो ये लोग जो हैं ये ग्राउंड फ्लोर से होके फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। सारे लोग ऊपर चले गए कि पानी नीचे भर रहा है तो ऊपर चले जाएँ करके। लेकिन किसी को ये समझ नहीं थी कि ये नॉर्मल फ्लडिंग नहीं है, ये सुनामी है करके। भूकंप तो आया था, भूकंप आने की वजह से लोग जाग गए थे, उठ गए थे, लेकिन और कुछ घर गिरे भी वहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम लोग जो थे वो ये समझ के कि लोकल फ्लडिंग हो रहा है तो ये फर्स्ट फ्लोर पे भाग गए। तो सेकंड वेव जो आई, हमने आपको बताया कि उसका लेवल वेव यहाँ तक तो था पर करके, लेकिन कुछ इलाके में हमने जो दिखाया आपको घर, ये पूरा ऊपर तक इसकी वेव गई थी करके। तो ये सारे लोगों को यहाँ से बहाते हुए ले गई। ये इंडिकेशन है जो हम लोग ज़्यादातर लेते हैं कि जो पेड़ों की डालियाँ हैं वो टूटती हैं, पत्तियाँ टूटती हैं जब पानी वापस जाता है। तो पानी का आना, सुनामी का आना और वापस जाना जो है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है, ये रिटर्न वेव का इंडिकेशन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ैन जहाँ लटका हुआ है उसकी हाइट कितनी होगी करके। तो ये एक रिटर्न वेव जो है उसका इंडिकेशन है, उसने पूरे पंखे की जो विंग्स थी उसको मोड़ दिया है यहाँ पे। वहाँ तक ही सीमित नहीं था, जो एयरपोर्ट था, एयर रनवे था, वहाँ पे पूरा मलबा इकट्ठा हुआ, और आप दूर-दराज यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑयल टैंक्स हैं यहाँ पे, या तो हम कहेंगे कि पेट्रोलियम की टैंक्स हैं जो कि काफ़ी हेवी होती हैं, उसको भी इसने उठा के वो जो रनवे पे डाल दिया था।
अब आप घर का सामान भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक टीवी स्क्रीन पड़ी है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन है यहाँ पे पड़ा हुआ है करके। तो ये हालत थी हमारी कार निकोबार में, जो कि रनवे के ऊपर था। और ये आप दूसरी टैंक देख सकते हैं कि पूरा वहाँ अपनी जगह से पूरा उसको उठा के दूसरी जगह पे फेंक दिया गया है। एक और, अब हम लोग जैसे चल रहे थे का ग्रेट निकोबार से, फिर हम लोग कार निकोबार आए, उसके बीच में हमने देखा ट्रिंकेट आइलैंड के बारे में। फिर हम लोग आगे बढ़े हैं, कार निकोबार पे आए। अभी हम लोग, ये एक आइलैंड है जो हडबे है। हडबे एक आइलैंड जो है जिसमें ये कहा गया था कि कुछ नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे ज़्यादा। लेकिन जब हमारी टीम के सदस्य वहाँ पहुँचे, प्रोफेसर CVR मूर्ति थे हमारे साथ, तो वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे काफ़ी मतलब कह सकते हैं टोटल डैमेज था और काफ़ी बुरी हालत थी। मतलब इस तरह का पूरा सफाया हो चुका था एरिया का। और यहाँ पे भी कुछ घरों में इस तरह की सिग्नेचर्स देखे गए थे कि जब रिटर्न वेव आई है तो इसने पूरी दीवारें तोड़ी है करके। कॉलम्स तो जो थे वो कॉलम्स इंटैक्ट रहे, लेकिन बाकी सारी दीवारें तोड़ती हुई। और जब रिटर्न वेव गई है तो उन्होंने आपके फ़ैन के सारे ब्लेड्स को मोड़ दिया। यानी आप कह सकते हैं कि इसका जो फोर्स था, वेलोसिटी थी, वो काफ़ी हाई रही होगी। यहाँ पे भी ये रिटर्न वेव्स हैं। ये कुछ घर में हैं। इन्होंने बताया कि पहली इनंडेशन जो रहा वो इतना रहा क्योंकि कुछ समय पानी ठहरता है, उसके बाद फिर वो निकलता है वापस करके। तो ये 1.5 मीटर का था, उसके बाद ये करीब करीब आपका 2 से 2.5 मीटर का था, इनंडेशन था करके। अब आते हैं वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में क्या हमको एविडेंस दिखे थे। तो जैसे हमने कहा था कि हमको काफ़ी सहायता मिली कोस्ट गार्ड की और एयरफोर्स की, जिसकी वजह से हम लोग ये पूरा सर्वे कर पाए और इसको चीज़ों को समझ पाए कि क्या हुआ है आखिर। तो ये ऑब्जर्वेशन था कि आपका जो ईस्ट कोस्ट है वो सबसाइड हुआ, ये मैंने पहले भी बताया है आपको, और वेस्ट कोस्ट जो है ये अपलिफ्ट हुआ और ये हुआ आपका, ये डाउन गया आपका, सबसाइड किया करके। और पोर्ट ब्लेयर था वो भी डाउन गया करके, और करीब करीब 1 मीटर के आसपास इसका डाउन था करके। अब हम लोग जब वेस्ट कोस्ट की अलॉन्ग के साथ साथ फ्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे हमने क्लियरली ये चीज़ देखी कि एरिया जो है वो अपलिफ्ट हुआ है और लो टाइड जो है, और बल्कि हम लोग कहें कि हाई टाइड ही है, ये हाई टाइड जो है वो ऊपर तक नहीं चढ़ रही है। यूजुअली हाई टाइड जो है वो बीच के ऊपर जाती है और फिर रिटर्न आती है करके। लेकिन अगर इलाका आप उठा दो या तो कोई हिस्सा लैंड का उठा दो तो क्या होगा, सी लेवल तो वही रहा, तो अब ये यहाँ तक आती हैं वापस चली जाती हैं करके। तो ये जो चेंज है, ये चेंज बिकॉज ऑफ अपलिफ्ट है आपका। और ये हमारा कहाँ पे देखने को मिला हमको, वेस्ट कोस्ट में। तो पहले जो इसका एरिया था वो ये था करके, यहाँ तक ये आपकी बीच बनी हुई है, तो वाटर तो पानी तो यहाँ तक रहता ही था करके आपका, और हाई टाइड में ये ऊपर गया और फिर लो टाइड में आपका, तो ये पोर्शन इसका पानी का था। लेकिन अब जो है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है क्योंकि एरिया जो है वो अपलिफ्ट किया है पूरा। तो ये बिफोर अर्थक्वेक के पहले का है और ये अर्थक्वेक के बाद का है। इसी तरह से सेंटिनल आइलैंड है एक, जो कि वेस्ट कोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जाते नहीं हैं अमूमन, कुछ लोगों ने ट्राई किया लेकिन वहाँ के ट्राइब्स काफ़ी डेंजरस हैं, तो लोग जाते नहीं हैं वहाँ पे। उनको जो भी गया उनको वापस ज़िंदा नहीं आया वहाँ से। तो यहाँ पे कोरल आइलैंड्स हैं पूरा करके, और ये कोरल टेरेसेस हैं, हम लोग कहते हैं इसको कोरल टेरेसेस। और धीरे धीरे जितना भी बार ये अपलिफ्ट हुआ है एरिया, वो कोरल टेरेसेस आपकी अपलिफ्ट दिखाती हैं कि काफ़ी मल्टीपल कोरल टेरेसेस हैं। तो ये भी फोटोग्राफ जो हमको मिले ये कोस्ट गार्ड से ही मिले थे, सेंटिनल आइलैंड्स के। तो यहाँ पे जब हम लोग फ्लाई कर रहे थे पोर्ट ब्लेयर की तरफ, तब ये दृश्य देखा कि काफ़ी प्रोमिनेंट ब्राइटर पोर्शन जो है इसका एक्सपोज हुआ है, और ये इंडिकेशन कर रहा है कि आपका ये एरिया जो है अपलिफ्ट हुआ है।
जो कि सबमर्ज हुआ करता था, ये पोर्शन ये पूरा ऊपर आया है करके। और ये भी कोस्ट गार्ड ने लिया है। जब कोस्ट गार्ड वहाँ सर्वे कर रहे थे हेलीकॉप्टर से, तो ये वहाँ के ट्राइब्स हैं जो कि ये धनुष बाण लेके वो कर रहे हैं, तो इनका जो धनुष है वो जो है, इसका उन्होंने बताया कि अंदाजन ये 2 से 2.5 मीटर का होगा करके, ये 2 से 2.5 मीटर का होगा। और ये जो बाण लगा रहा है, निशाना लगा रहा है, वो किसको लगा रहा है? वो चिड़िया को लगा रहा है। चिड़िया इनके लिए हेलीकॉप्टर थी। तो यहाँ पे लोग जाना आसान नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस ट्राइब है यहाँ पे, अभी भी है। लेकिन वो बचे हुए थे सारे, सुनामी से उनको फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि वो इस प्रक्रिया को पूरा, इस प्रोसेस को पूरा समझते हैं करके। एक और एरिया जो हमको काफ़ी मतलब सरप्राइज किया, वो ये था कि जो पोर्ट ब्लेयर के पास एक एरिया है मीठा खाड़ी करके, तो वो एरिया जो था वो वहाँ पे पैडी कल्टीवेशन, जो ये एरिया है पूरा, इसमें पैडी कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। मतलब राइस की जो है, चावल जो है काफ़ी अच्छे से उगता था यहाँ पे। और इस एरिया का, इसका नाम है मीठा खाड़ी, इसका नाम भी मीठा खाड़ी था। तो यहाँ पे खारा पानी नहीं दिखता था, मीठा पानी रहता था, और यहाँ पे काफ़ी चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा थी। और इस एरिया का दाम भी ज़्यादा था लैंड का जो, तो ज़मीन के भाव भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन 2004 के बाद क्या हुआ आप देखिए करके, पूरा इलाका जो है वो पानी में है यहाँ पे। अभी तो हालांकि कुछ बाहर आया है, उस बारे में भी अगर हमारे पास समय रहा तो बात करेंगे कि कैसे ये बाहर क्यों, मतलब ऊपर क्यों आया वापस। ये तो धंस गया था पूरा, सबसाइड हो गया था, तो वापस अपलिफ्ट क्यों हुआ करके। तो बिगिनिंग में हम लोग जब अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने बात की थी इलास्टिक रिबाउंड थियरी की। तो ये प्रोसेस जो है वो इलास्टिक रिबाउंड, मतलब जब अर्थक्वेक हो गया उसके बाद का जो टाइम है, उसमें ये रिलैक्स करता है वापस, जो क्रस्ट है वो रिलैक्स करता है, वापस आता है करके। इसके भी एविडेंस हैं, हम बताएंगे आगे। जैसे मैंने कहा कि अगर हमें इस कोर्स में समय मिला तो हम उसमें बात करेंगे करके। तो ये वाला तो आफ्टर का है। अब ये काफ़ी मतलब आइकॉनिक एक फोटोग्राफ है, जहाँ पे ऑफिस है और ऑफिस कहता है हाउस साइट फॉर सेल। तो मतलब घर काफ़ी आसपास में आप ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन थी उसकी वजह से तो मुश्किल है कि वहाँ पे कोई अभी बसना चाहेगा करके, क्योंकि लोगों के घरों तक पानी था। और जिस इलाके में पैडी कल्टीवेशन हो रहा था वो पूरा डूब चुका था, और हाई टाइड में हमेशा वो डूबा रहा करके। और आप ये तस्वीर में अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये सड़क है जिसको एलिवेट किया गया पूरा, ये पूरी सड़क को एलिवेट किया गया। तो जैसे हम लोग सर्वे करने के लिए, हमें भी नहीं पता था इतना कुछ क्या होगा, कि इतना ड्रामेटिक लैंड लेवल चेंज हुआ होगा। लेकिन समझ आने लगा कि सर्वे के बाद कि ये टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से ये एरिया जो है वो सबसाइड किया है। तो अब कितना किया है ये ज़रूरी था, क्योंकि टाइडल गेज से ही पता लग सकता था कि पहले टाइड कहाँ तक आती थी, अब कहाँ तक आ रही है। तो उसका डिफरेंस लेके आप पता लगा सकते हैं कि कितना एरिया सबसाइड किया है, क्योंकि टाइडल वेव्स का आना और जाने में कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स सी लेवल वॉज नॉट अफेक्टेड, द लैंड लेवल चेंज टुक प्लेस। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, जब उनसे कहा कि ये एरिया सबसाइड किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, पानी आया है सुनामी का, ये वापस चला जाएगा। हमने कहा ठीक है, आप यही समझिए कि बेहतर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय के बाद उनको ये एरिया को, जो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट था, जो इसका कनेक्टिविटी इसके लिए देनी पड़ी, और इसको उसको राइज करना पड़ा, मतलब कुछ और मलबा जोड़ के इसको एलिवेट किया है इस रोड को, ताकि वो इनंडेट ना हो और कनेक्टिविटी बनी रहे लोगों की। ये है इसका फोटोग्राफ जो आप देखेंगे करके। तो जो कोकोनट प्लांटेशन भी किया था वो भी पानी में बैठा हुआ था लोगों का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा पानी में है, जो कि होगा नहीं पानी में। हमें इस तरह से कभी कोकोनट प्लांटेशन नहीं किया जाता है। तो रोड को जो एलिवेट किया गया इसमें,
और ये करीब 1.5 से 2 मीटर का एलिवेशन इसको दिया गया, क्योंकि 1 मीटर का तो एरिया नीचे जा चुका था ऑलरेडी। और कुछ इलाकों में आप क्लियरली देख सकते थे कि जो ट्री लाइंस थी या तो फॉरेस्ट थे वो डूबे हुए थे। तो ये पोर्शन क्या होगा, ये डेड फॉरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरह से हमने चिली में देखा था, चिली के एग्जांपल्स में देखा था, तो उस तरह से ये भी डेड फॉरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा। और भी चीज़ें हमने की जाके पता लगे कि ये यही एक सुनामी थी अंडमान में, या इससे पहले भी सुनामीज आई थी कुछ करके। तो ये काफ़ी डिटेल स्टडी की गई है, हालांकि अभी हमारे पास वो प्रेजेंटेशन नहीं, हम अलग से उसको देंगे, उस इसमें बात करेंगे, जिसमें काफ़ी डिटेल में हमने 3 मीटर तक का कोर जनरेट किया है और उसमें देखा है कि कितनी सुनामी आई थी करके। तो कोशिश ये थी कि पास्ट अर्थक्वेक के सिग्नेचर्स कहाँ से मिलेंगे, जो कोस्टल डिपॉजिट्स हैं उससे मिलेंगे, उसमें प्रिजर्व होंगे करके। और ये बात हमने एक उसमें की थी कि अगर मान लो कि आपका अर्थक्वेक जोन है या तो सबडक्शन जोन है, वहाँ पे इनिशियली आपका जो एरिया होगा वो लॉकिंग जोन फेज में होगा करके, और नीचे वाला इलाका जो इस हिस्सा है जो सबडक्शन का, वो क्रीप करता होगा आपका, लेकिन ये पोर्शन आपका लॉक होगा। तो ये आप चेंजेस के बारे में भी हमने बात किया था, लेकिन ये चेंजेस तभी हम लोग पकड़ पाएंगे जब जीपीएस हो हमारे पास करके, या तो हम बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर करते रहें कि लैंडस्केप में क्या चेंज आ रहा है करके। और ये 1500-600 साल लग जाएंगे इसको बड़ा भूकंप आने में करके। तो ये तो एक प्रोसेस हमने पहले समझा। अब ये प्रोसेस जो हमने बात की थी, एक चिलियन सॉइल और उसके बाद सुनामी डिपॉजिट हुआ, एरिया सबसाइड किया, उसके बारे में बात की थी, एग्जैक्टली सिमिलर ये है करके। अब डेड फॉरेस्ट जो है उसको भी एक अवशेष माना जाता है कि ये सबसिडेंस का सिग्नेचर है। ये यूएस का एक एग्जाम्पल है, जिसमें ये जो पेड़ हैं और जो वेजिटेशन है, ये टिपिकल एक एरिया में होगा, इसमें सलाइन इनपुट नहीं होता है, मतलब आपका कहते हैं कि सैलिनिटी वाला जो वाटर होता है, सलाइन वाटर, वो नहीं होगा करके। तो बिफोर सबसिडेंस ये बता रहा है करके कि ये ऊंचा था लेकिन बाद में सबसाइड किया, नीचे आ गया आपका करके। सो लैंड सबसाइडेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो पहले साल में जब हुआ ये इनंडेट होता रहा है, तो ये एरिया जो है वो डेफिनेटली अफेक्ट किया और फॉरेस्ट जो है वो डाई होना शुरू हो गया करके। और फिर ये जो पोर्शन था, इसके ट्रंक्स थे, जो ये ऊपर वाले तो ये खत्म हो गए करके यहाँ पे, लेकिन ट्रंक जो है वो प्रिजर्व रहे मड के अंदर, बिकॉज पानी आ रहा है, इनंडेट कर रहा है, टाइडल फ्लैट्स बन गए हैं वहाँ पे, तो वो एरिया प्रिजर्व रहा करके। तो इस तरह के एविडेंस जो हैं वो भी हम लोग लेके चलते हैं डेड सी के एक्चुअली। तो ये अगर आप देखें तो ये एविडेंस इसका है, जो कि विलप्पा बे करके एक एरिया है यूएस में, ये वहाँ का है जहाँ पे आपके पास जो बड़े मतलब उसके आकार के पेड़ हैं वो मरे हुए हैं वहाँ पे। और दिस वाज बिकॉज ऑफ द इनंडेशन caused by subsidence or related to a major earthquake of in the region। पोजिशन जो हुआ और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, उसमें ये प्रिजर्व हो गया आपके पास। तो अगर ये सेक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं तो ये सेक्शन हमको बताएगा क्लियरली कि आपके पास क्या सिचुएशन थी पहले। तो क्या ये मल्टीपल लेयर्स थे, और ये एग्जांपल हमने देखा 1960 में कि मल्टीपल सॉइल सैंड के कपलेट्स हमको दिखते हैं करके। अब आते हैं इसके लोकेशंस जो हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग सर्वे करते हैं। तो ये जो बीच रिज बनते हैं या तो बीच में ड्यून्स बनते हैं, वो रिज के पीछे के वाला जो हिस्सा है वहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आइडियल कंडीशंस हैं, जहाँ पे आपका सुनामी प्रिजर्व होगा करके। तो हम लोग ज़्यादातर टोपोग्राफी जो देखते हैं कोस्टल एरियाज़ में, उसमें ये कोशिश करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करने की कि इस तरह का अंडुलेटिंग टेरेन कहाँ पे है। आपके पास बीच है, फिर उसके बाद आपके पास ड्यून फील्ड्स हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एरियाज़ में हम लोग अपना सर्वे करें करके। तो यहाँ पे वेल प्रिजर्व रहेंगे। और इसके बारे में हमने बात की थी कि ये पर्चा जो है वो रिसर्च पेपर ये नेचर में छपा था, और इसमें हम लोगों ने ये बताया कि कितनी सुनामी आई थी वहाँ पे और कितनी
अंतराल में आई थी वो भी दिखाया उसके एजेस के बेसिस पे करके। अब ये होता है कि आपका जो बीच रिज है ये फोटोग्राफ कार निकोबार का है, और ये जो हम लोग कहते हैं बीच रिज के पीछे बैक मार्श भी कह लो या तो लगून कह लो आप करके। तो ये एरियाज जो हैं, ये पोर्शन जो साइट्स हैं, ये आइडियल साइट्स हैं टू प्रिजर्व सुनामीज एक्चुअली, क्योंकि इसमें आएगा, अगर पानी आएगा और पानी के साथ साथ बालू लेके आया या जो भी मटेरियल लेके आया वो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, ये प्रिजर्व रहेगा करके। ये वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये ओशन की तरफ का है करके। फिर ये एक एलिवेटेड एरिया है और ये फिर डाउन होता है आपका ये जाके, और जहाँ पे ये आपका बैकमार्श बना हुआ है करके। तो हम लोग ने स्टार्ट किया देखना कि हम लोग क्या कुछ अर्थक्वेक्स के बारे में और पास्ट सुनामीज के बारे में हम लोग जान पाएंगे इससे करके, इस तरह की स्टडीज़ करने से जो हमने चिली में की थी। तो अंडमान में भी अगर हम लोग करें तो क्या हमको कुछ उसके अवशेष मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। तो ये एक हमारा कोशिश थी कि इसमें यहाँ पे इस एरिया में करें। तो हम लोगों ने पहला जो काम किया वो पोर्ट ब्लेयर के आसपास ही काम किया, और उसमें हमने कुछ ट्रेंचेस की और फिर उसके बाद स्ट्रेटिग्राफी देखी, जो सक्सेशन सेडिमेंट्स का सक्सेशन है उसको देखा करके, और कुछ और एरियाज चीज़ें भी ऑब्जर्व की हमने कि जो कि सरप्राइजिंग एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है ये जापानीज़ बंकर्स हैं, क्योंकि जापानीज़ लोगों ने कुछ सालों तक इस एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ था और उसने पूरे अंडमान में काफ़ी तगड़े बंकर्स बना रखे हैं। अब ये बंकर्स जो हैं, अभी जो प्रेजेंट स्थिति है उसमें ये पानी में बैठे हुए हैं, और बंकर्स कोई पानी में नहीं बनाएगा करके। बंकर्स यूजुअली जो बनाए जाते हैं वो अंदर लैंड की तरफ है और वो हिडन पोर्शन हो आपका कहीं पे जहाँ पे वेजिटेशन थिक हो, उस एरिया में बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि ये पूरा पोर्शन जो था, जो अभी पहले बीच दिख रही है हमको, ये इलाका पूरा जंगल वाला इलाका था और इसमें पूरा ये कवर्ड था, यहाँ पे एक्सपोज नहीं था इस तरह से। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये बंकर्स जो हैं ये पानी में बैठे हुए करके, जापानीज बंकर। तो लैंड लेवल चेंज का यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे एक ट्रेंच की जिसमें हमने 2004 की सुनामी जो सरफेस पे दिख रहा है सैंड वो है, फिर उसके बाद सॉइल है उसकी 2004 की, और नीचे भी हमको दिख रहा है कि ये पोर्शन में आपके पास सैंड डिपॉजिट हैं करके। तो ये हमारी कोशिश रही थी, ये पहला अटेम्प्ट था, लेकिन हम इस पर डिटेल प्रेजेंटेशन नेक्स्ट उसमें कोशिश करेंगे कि हम आपको दें इसमें कि हमने किस तरह का काम किया और क्या सिग्निफिकेंस है इसका इन टर्म्स ऑफ साइस्मिक हैजार्ड, उस पर भी हम लोग बात करेंगे करके। तो ये फर्स्ट इंटरप्रिटेशन हम लोगों का था, पहली हमारी ट्रेंच थी जो अंडमान में की, और जिससे ये आइडिया आया कि यहाँ पे भी डेड फॉरेस्ट के सिग्नेचर्स हैं जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं ये, और इस इलाके में सैंड डिपॉजिट भी है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन था कि यहाँ पे सिर्फ 2004 में ही सुनामी नहीं आई है, पहले भी आई है सुनामी। अब कोशिश ये थी कि क्या इतनी बड़ी सुनामी थी या छोटी थी सुनामी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द साइज हम लोग कहते हैं करके। फिर दूसरा हमने एक और भी सर्वे यहाँ पे जब किया करके, तो ये कुछ हद तक हमको ये जो एरिया था वो चिली की तरह लगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड है पूरा आपका, और लोगों का बसना भी यहाँ पे था, कुछ झोपड़ियाँ भी यहाँ पे दिखी हमको करके, लेकिन वो काफ़ी बह गई थी वो तो। और हम लोग अभी हाई ग्राउंड पे हैं जहाँ से हमने तस्वीर ली है इसकी। तो पूरा इसका डायरेक्शन था, किस डायरेक्शन से सुनामी आई, क्योंकि एक तो जो वेजिटेशन था यहाँ पे, जो पैडी कल्टीवेशन किया गया था, वो पूरा एक ही तरफ पे सारे पौधे जो हैं वो लेटे हुए थे करके, तो वो भी एक इंडिकेशन था। फिर यहाँ पे भी हमने ट्रेंच की, यहाँ पे भी हमको दिखा कि पुराने जो सुनामी के अवशेष हैं, सैंड डिपॉजिट्स हैं, वो क्लियरली दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। तो फिर हमने यहाँ पे काफ़ी इन डेप्थ स्टडी की, और ये पेपर भी एक काफ़ी अच्छी जर्नल में छपा जिसमें हमने 1600 की एक सुनामी है उसके बारे में बात की है करके। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं। मैंने जैसे कहा कि हम लोग और डिटेल में इस पर बात करेंगे, और हमारे पास कुछ और अभी बातें हैं करने के लिए। जो 2011 में जो तोहोकू सुनामी थी, अर्थक्वेक था जापान में,
उसमें क्या हुआ था उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और वहाँ पे जो सर्वे किया था उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे। और फिर दूसरा जो है वो वेस्ट कोस्ट में हमारे लिए क्या हैजार्ड बना हुआ है अभी, उस पर बात करेंगे करके। तब तक के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।